सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सागर सिद्दीकी ने कहा था कि जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। रावलपिंडी के 42 साला मोहम्मद मसूद को सूद पर कर्ज देने वाली ऐप्स की बला ने निगल लिया। इस गरीब बदकिस्मत बेबस खानदान को नहीं पता था कि वो उस अहद में जी रहे हैं जहां अहद के सुल्तान की भूल नहीं बल्कि भूल भुलैया हैं, जिसकी वजह से रोज किसी खानदान की कमाई लुट जाती है। मोहम्मद मसूद भी सिर्फ 13,000, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए की खातिर फंदे से झूल गया। खुदकुशी हराम है, मगर ये जुल्म भी देखिए कि 13,000 रुपए की अदायगी के लिए इस बेबस बाप को एक और लोन ऐप से 22,000 कर्ज लेना पड़ा, जो चंद हफ्तों में ही 7 लाख रुपए हो गया। ऑनलाइन ऐप्स वालों की धमकियों ने मसूद को इतना तंग कर दिया था कि ये बेबस मजबूर लाचार बाप अपने 2 बच्चों को हालात के हवाले करके अपनी जान लेने पर मजबूर हो गया। सुनिए बीवी के नाम अपने आखिरी पैगाम में इस गरीब का क्या कहना था। इस पैगाम का एक एक लफ्ज ताजियाना है। इस गले सड़े निज़ाम पर जहां गरीब के लिए जीना दुश्वार बना दिया गया है, गरीब महंगाई में पिस रहा है, फाकों पर मजबूर है, खुदकुशियां कर रहा है और हुक्मरान कर्ज लेने पर सीना फुलाए फिर रहे हैं। कर्ज को एक मर्ज और सूद को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करार दिया गया है, मगर इस्लामी जमहूरिया कहलाने वाली रियासत के रहबरों को इससे क्या। वो आज भी सियासत नहीं रियासत बचाओ के भाषण दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में फिक्र है तो सिर्फ अपनी अपनी सियासत की। इसके लिए पीडीएम में हाहाकार है। निगरान किसे बनाए बदएतिमादियों के नज़ारे हैं और पीडीएम जमातें एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। सियासी मंजरनामा क्या होगा, हुकूमत कब जाएगी और इंतखाबात कब होंगे, इसी से आगाज करेंगे। आज खुसूसी तौर पर 2 बड़ी अहम शख्सियात ने मुझे हसन रज़ा पाशा साहब चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं और जनाब राजा आमिर अब्बास साहब माहिर कानून हैं, दोनों मेरे साथ हैं। हसन रज़ा पाशा साहब, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं क्योंकि आप आईनी और कानूनी माहिरीन हैं और लॉयर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, अब हुकूमत ये कह रही है कि जी 14 अगस्त को, शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया जी 14 अगस्त को तो हम जा रहे हैं, ये उन्होंने कंफर्म कर दिया, लेकिन अभी भी यकीन नहीं आता कि जी इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे, या वो खुद कह रहे हैं जी इलेक्शन अनाउंस करना इलेक्शन कमीशन का काम है, 60 दिन या 90 दिन ये देखा जाएगा। लेकिन तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि जी लगता है केयर टेकर सेटअप जो है वो 3 माह नहीं, वो कम से कम 6 माह होगा। सर, ये सब क्या है? आप समझते हैं कि आइन में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हम ये कहने पर मजबूर हैं कि पता नहीं कब होंगे इलेक्शन? देखें उसामा साहब, एक तो बात तय हो चुकी है कि इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। अगस्त में 14 अगस्त को या 4 दिन पहले असम्बली तहलील करके दोनों साइड जो भी है, जो इनको सूट करेगा वो करते हुए असम्बली फारग हो जाएगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और फिर नया सेटअप ज़रूर आ रहा है। अब आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं कि अगर असम्बली तोड़ दी जाती है तो फिर 90 दिन बनते हैं, और अगर 12 अगस्त को खुद ब खुद तहलील हो जाती है तो फिर 60 दिन बनते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि 2-4 दिन पहले तोड़ दी जाएगी और फिर 90 दिन की एक जो है वो टाइम लाइन मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन आज से 2-3 हफ्ते पहले तक तो लग रहा था कि इलेक्शन वेल विद इन टाइम होंगे, लेकिन कुछ दारुल हुकूमत में कुछ कॉन्स्पिरेसीज विस्परिंग सुनी जा रही है कि शायद लेट हो। अब आपकी तरह कई दोस्तों ने हमसे पूछा, हमने किसी और से पूछा कि भाई क्या नज़र आ रहा है, तो आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है 90 दिन के आगे जाने की। लेकिन क्या सूरत हाल, उस एक आर्टिकल 232 बचा है जिसके तहत ये हो सकता है कि अगर इमरजेंसी का नफाज कर दिया जाए और या फिर जंग की सूरत में मुल्क आ जाए तो फिर इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। अब इमरजेंसी का नफाज एक मुआशी इमरजेंसी एक्सपेक्ट की जा रही थी, वो भी मेरा ख्याल है कि अब ख़त्म हो गई है। बाकी मामलात हुकूमत के ठीक चल रहे हैं, अमनो अमान इस तरह वर्स्ट नहीं है कि जिस तरह ये कहा जाए कि 2018 या 2013 में जो थी उससे वर्स्ट है। मेरा ख्याल है उनसे कहीं बेहतर है। तो मुझे नहीं लग रहा कि आइनी तौर पे कोई ऐसी गुंजाइश हो
माँ सिवाय इसके कि कोई अदालतें राह ढूंढ के दें, जिस तरह के पीछे इलेक्शन वाले केस में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि कंसेंसस बना के आए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और जो भी अगर कोई डेट पे एक पे कंसेंसस होता है तो फिर हम कोई राह निकाल लेते हैं। इस किस्म की कोई अगर विंडो है तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता कि थ्रू कोर्ट्स किया जाए, अदरवाइज आइन में और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन को जो है वो आगे किया जा अच्छा, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो आपने विंडो की बात की ना राजा मिरवाज साहब, अब हुआ ये कि खिड़कियां कहीं निकल आती हैं। हमने भी ये सुना था कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे अगर असम्बलियां तहलील हों। अब अगर ये हुकूमत असम्बलियां तहलील करती है तो 90 दिन में इलेक्शन, ये भी कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमने 2 असम्बलियां तहलील होती देखी हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी देखा है। आपको भी हो सकता है सर, मुझे भी हो सकता है उस पर एतराज हो, किसी को भी हो सकता है, लेकिन मानना तो हम पर बतौर एक रियासत के फर्द के वो लाजमी था। लेकिन किसी ने नहीं माना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, ना वो हुए। जिस तरह हसन रजा पाशा साहब फरमा रहे हैं कि अमनो मान की भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, ना मुआशी, उस वक्त भी नहीं थी, मगर ये जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिए, पहले नहीं दिए, बाद में आ गए। तो ये तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, कहां का कानून कहां का आइन। देखिए उसामा, उस वक्त भी जो सूरत हाल थी हमें आज भी वही सूरत हाल नजर आ रही है। उस वक्त भी इलेक्शन 90 डेज में नहीं कराए गए। वजह ये थी कि पीडीएम को क्लियर नजर आ रहा था कि पीटीआई जो है वो स्वीप करेगी और वो अक्सरियत से ये सीटें और ये इलेक्शन जीत जाएगी। अब भी सिचुएशन यही उनको बज़ाहिर नजर आ रही है कि वोट बैंक जो है वो जो जितने भी सर्वेज हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब वो पीटीआई का और चेयरमैन पीटीआई का वोट है। तो ये वो कंसिडरेशन थी पहले भी कि इलेक्शन नहीं कराए गए 90 डेज में। अब भी बज़ाहिर यही वो एक वजह बनेगी जिसको ये मोल्ड करने की कोशिश करेंगे। पहले भी 90 डेज के बाद किसी तरीके से भी कोई आईनी कोई कानूनी जवाब नहीं जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी केपी में और पंजाब में बैठी हुई है, ये बिल्कुल अनलॉफुल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को माना नहीं जा रहा और इसके बाद भी यही अगर तसलसल जारी रहना है तो फिर इस मुल्क में आइन की जो बालादस्ती है उसको एक तरीके से खत्म समझा जाएगा। और उसके अलावा आपका जो रोड आईनी हक है, फंडामेंटल राइट टू फ्रेंचाइज है, वोट है, वो भी फंडामेंटल राइट आपका यूजर्व हो जाएगा और यही डर्टी पॉलिटिक्स चलेगी। और बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि जो इलेक्शंस हैं, लेकिन इन इलेक्शंस को कराने के लिए जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो है इंटरनेशनल हमारी जो फोरम्स हैं या बॉडीज हैं या IMF है, वर्ल्ड बैंक है या हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से बहुत दबाव है। खासकर ये जो IMF का 3 बिलियन का आपको मिला है पैकेज, इसमें जो शराइत रखी गई हैं कि पहला 1 बिलियन मिलेगा मौजूदा हुकूमत को, दूसरा 1 बिलियन ग्रांट तब होगा कि जब इंटरिम सेटअप आ जाएगा और थर्ड 1 बिलियन की जो आपकी सेटलमेंट है वो नई आने वाली हुकूमत के जो होगी उसको सिर्फ वो क्वालिफाई करेगी हासिल करने के लिए। इसके अलावा EU का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया और उन्होंने भी ये बात की। तो अब ये वो जो इंटरनेशनल हमारे ये फैक्टर्स हैं ये शायद इनको मजबूर करेंगे कि इलेक्शंस वक्त पे कराएं। लेकिन बज़ाहिर PDM खासकर मुस्लिम लीग नून की पूरी कोशिश है बशमूल मौलाना फजलुर रहमान साहब के इलेक्शन को डिले कर दिया जाए। ये जो मजबूरी वाली बात की है ना राजा साहब ने, हसन रजा पाशा साहब, इसमें बात ये है कि हमारी भी इतलात ये है, हमारी खबर भी ये है कि ये मजबूर किया जा रहा है इनको, वरना बहुत सी बातें थी हुकूमत के पास या मियां नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि अभी कुछ डिले हो जाए और भी बातें चल रही थी। क्योंकि आप ये लफ्ज़ सुनिए, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि यकीन दिलाता हूँ हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। यानी वो यकीन दिला रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं आप एतबार करें हमारा, वरना इरादे तो कुछ और थे। ये कहना पड़ रहा है प्राइम मिनिस्टर को। तो पाशा साहब, बतौर चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, हाईएस्ट फोरम लॉयर्स का, आइन और कानून के जो रखवाले हैं इस मुल्क में, काले कोट वाले हैं, अगर ये इलेक्शंस की डेट आगे जाती है या इरफान कादरी साहब कह रहे हैं जी वो लीगल एडवाइस भी देते हैं, काबीना का भी हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि जी केयर टेकर सेटअप ही रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं होते। तो ऐसी सूरत में 6 महीने, साल और पहले ही 6 महीने तो इससे सेटअप हो गए, तो
लॉयर कम्युनिटी की क्या इसमें राय होगी कि जी साल 1.5 साल ये चलता रहेगा ये केयरटेकर सेटअप आपकी नज़र में, और लॉयर्स को या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को कोई इतराज़ नहीं होगा? देखिए, बात ये है कि ये जो अभी आपका क्वेश्चन है ये प्री मेच्योर है, क्योंकि हम अभी प्रिजम्पशंस की बात पे आगे चला रहे हैं कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने और क्या रीजनिंग होनी है उसको डिले करने की। अगर जो मुझे लग रहा है कि पीडीएम में भी टू सम एक्सटेंट कन्फ्रंट्रेशन है इलेक्शन के हवाले से। मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंस मुझे ये पता चल रहा है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन वेल इन टाइम हो, और मुस्लिम लीग नून जो है उसके जो कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं उनकी भी राय तकरीबन मिल रही है कि इलेक्शन टाइम पे हो जाएं, और जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो उसको 1 साल तक आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये सारी मीडिया के ज़रिए इसी जो बातें हमने गैदर की हैं, कलेक्ट की हैं, उस हिसाब से ये बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात तब बनेगी उसामा साहब कि एक तो बात तय है कि ये हुकूमत अब जानी है, इन्होंने जाना है, और नया सेटअप, इंटरम सेटअप जिसको कहते हैं, वो आना है। अब बात यह है कि अगर उसमें वो जाएंगे आगे तो फिर मामलात हमारे पास आएंगे, हमने अपना फिर रोल प्ले करना है कि क्या करना है। क्योंकि जो पहले 2 असेंबलियों की बात थी उस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल का मौक़िफ़ बड़ा लाउड एंड क्लियर था, और मैं बारहा मीडिया पे भी आके यही बात की थी कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि सारी असेंबलियों के इलेक्शन एक टाइम पे हों। आज दो के उसमें एक क्वेश्चन दे रहे थे जी कि ठीक है अगर 2 महीने आप पंजाब और आगे कर देते हैं KPK के इलेक्शन तो कोई हर्ज नहीं है, एक दफ़ा हो जाए, क्योंकि अगर एक दफ़ा नहीं होंगे तो फिर भी माफ़ी चाहता हूँ, फिर भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी कि इंटरम सेटअप नहीं होगा। लेकिन अब वो कदगन ख़त्म हो रही है, अब तमाम असम्बलियाँ जो है वो फारग हो जाएंगी, और फिर इंटरम सेटअप तमाम यानी सेंटर में भी होगा और तमाम सूबों में भी होगा। तो मेरा तो ये है कि देखना चाहिए, हालात को देख के उसके बाद हम कलेक्टिव विजडम के तहत फैसले करते हैं। हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम 4 दिन के नोटिस पे तमाम पाकिस्तान की जो बार कौंसल्स और बार एसोसिएशन है उनको बुला के उनकी राय लेके तो हम एक फ़ैसला, मुत्तफ़िका फ़ैसला करेंगे कि क्या है। इस वक्त अभी हमने 8 जुलाई को पेशावर में ऑल पाकिस्तान लॉयर रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन बुलाया, जिसमें 4 सूबों की बार कौंसल्स मौजूद थी, हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट्स थे, महासवाई सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट। हालांकि उनको भी दावत दी थी, उनको आना चाहिए था, बहरहाल वो नहीं आए। लेकिन हम जो है वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, बार एसोसिएशन और बार कौंसल की हद तक उनको बुला के तो एक कंसेंसस बना के फैसला करेंगे। फिर मैं इस काबिल हूँगा कि आपके इस सवाल का वाज़ेह जवाब दे दूँ। अच्छा राजा मिरबाज साहब, ये जो इंटरिम सेटअप की बात हो रही है, आप क्या समझते हैं? पहले तो चले फेडरल गवर्नमेंट थी, 2 सूबों में चले हुकूमत थी, और ये अभी आपने पाशा साहब की बात सुनी कि जी एक ही वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए, ये भी इस चीज़ के हामी थे, 2 राय थी इस तरह, और तभी हमने देखा कि वो इशू नहीं सॉल्व हो सका 2 सूबों में इलेक्शंस का। लेकिन अब अगर इंटरिम सेटअप लंबा चलता है तो वो कैसे सस्टेन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं होगी उस तरह इलेक्टेड। तो देखिए, बड़ी क्लियर सी बात है कि ज़हन में रखिए ग्राउंड रियलिटीज को। क्या जरूरत पड़ी कि सदर से ये अमेंडमेंट करके इख्तियार दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? ऑब्वियसली कोई बदनीयती, कोई मैलाफाइडी होगी, अदरवाइज अगर आपने रूटीन में इलेक्शंस की तरफ जाना था तो ये डेट क्यों आपने चेंज करवाई, ये इख्तियार सदर से लिया गया। नंबर 2 जो बात हो रही है आर्टिकल 232 की कि जी मुल्क में कोई इमरजेंसी या वॉर लाइक सिचुएशन हो, तो उसमें आईन पाकिस्तान बड़ा क्लियर है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको इमरजेंसी में भी किसी तरीके से एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। हाँ, जो मौजूदा असेंबली है इसको 1 साल की एक्सटेंशन दी जा सकती है अंडर दोज एक्सट्रीम आर्टिकल 232 की जो कंडीशंस हैं। लेकिन अब चूंकि वजीर आजम साहब ने यकीन दहानी करा दी है, अब वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब भले से चाहते होंगे कि जी इलेक्शन वक्त पे हो, लेकिन राजा साहब कतकल उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी, वो ये कह रहे हैं। लेकिन आगे वो कह रहे हैं जी तारीख इलेक्शन कमीशन देगा, वहां वो ये नहीं कह रहे कि जी मैं यकीन दिलाता हूं कि 60 दिन में या 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, वो कहते हैं जी वो इलेक्शन कमीशन करेगा। जनाब, यही बात की मैं निशानदेही कर रहा था कि आखिर कोई दाल में कुछ काला है जो ये आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दिलवा दिया
और उसके बाद अगर शहबाज शरीफ साहब है तो वो वही चाहेंगे कि जनाब जो उनको हुक्म होगा ना कि पार्टी की तरफ से, लेकिन उनके अपनी पीडीएम हो या एस्टेब्लिशमेंट हो या जो भी हो। तो अब देखना ये है कि जी वजह क्या बनती है, लेकिन इन तमाम चीजों से जरूरी जो बात है वो ये है कि इलेक्शन अगर होते हैं तो अवाम को जिस चीज का इस वक्त फिक्र लगी हुई है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बिल्कुल सही। अंडर द प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अवाम और ये मुल्क और इस मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल है चाहे वो इकोनॉमिकल है, इसका हल कौन सा है? बस एक नाम लेवा इलेक्शन नहीं बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जरूरी है, साफ शफाफ इलेक्शन। ये असल बात है। अब इसीलिए हुकूमत ये कह रही है कि जी हम इंतखाबी इस्लाह और बड़ी तेजी से, शायद ये 1 महीना हमने देखा है, एक दिन में भी हमने यहाँ पर तरामीम होती देखी हैं। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी तरामीम लाई जा रही हैं, मैं ब्रेक के बाद सामने रखूँगा दोनों हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनके, कि किसी अगर पार्टी पर पाबंदी लगानी है तो वो असम्बली के पास उसका इख्तियार आ जाए, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में भेजे। ये तरामीम क्या हैं ये भी आपके सामने रखेंगे और दोनों मेहमान मेरे साथ हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। ब्रेक से पहले राजा आमिर अब्बास साहब आईनी और कानूनी माहिर ये कह रहे थे कि असल बात है फ्री एंड फेयर, साफ शफाफ इलेक्शन, उसके लिए काम होना चाहिए। क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? पाकिस्तान की तारीख में ज्यादातर इलेक्शन सिवाय एक इलेक्शन के हमने तमाम इलेक्शंस देखा है कि कोई ना कोई इतराज करता है। अब ये हुकूमत करने जा रही है, सिर्फ 1 महीना जिसका बाकी रह गया है, बकौल वज़ीर-ए-आज़म के इस्लाहात करने जा रहे हैं। और बोल न्यूज़ ने ये खबर आप लोगों के लिए ब्रेक की है कि हुकूमत ने सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में पेश कर दी है। यानी जो इंतखाबी इस्लाहात मुजव्वज़ा हैं उनमें यह भी तजवीज़ है कि किसी जमात पर, सियासी जमात पर पाबंदी जो है, पहले यह था इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हतमी था, अब वो मामला पार्लियामेंट भी तय कर सकती है। यह भी एक तजवीज़ है। इसके अलावा और भी तजावीज़ हैं जिनमें यह है कि जी पोलिंग स्टेशन पर हर बूथ पर CCTV कैमरा हो ताकि उससे गिनती करने में, और अगर किसी को इतराज़ है वो बाद में वो रिकॉर्डिंग निकलवा सकता है रकम देकर। 40 लाख से 1 करोड़ रुपये तक अब कौमी असम्बली का जो नशिस्त के लिए उम्मीदवार है वो खर्च कर सकता है। इस तरह सूबाई नशिस्त के लिए खर्चा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। अमले के लिए सजा अगर धांधली मुलव्वस हुआ तो 6 माह से बढ़ाकर 3 साल। ज़ाब्ता इखलाकी खिलाफवर्जी का फैसला 15 की बजाय 7 रोज़। इस तरह की दीगर तरामीम है। लेकिन जो सबसे अहम है वो है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी लगाना। पाशा साहब ये फरमाइएगा आप क्या समझते हैं, क्योंकि हमने इस हुकूमत के होते हुए बहुत सी तरामीम देखी, पहले नैप में तरामीम देखी, उसके बाद वो वापस आती भी देखी कि अभी ऑर्डिनेंस आया है कि नहीं जी अब दोबारा 30 दिन तक किसी को आप मुलजिम को आप रख सकते हैं, चेयरमैन नैब के इख्तियार वापस दिए गए हैं। तो ये अगर तरमीम होती है, अगर होती है तो उस पर आप क्या समझते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी लगाने के लिए क्या पार्लियामेंट को इख्तियार होना चाहिए? जी सुप्रीम बॉडी वही है। देखें असूली तौर पे तो मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और वो ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। ना ही ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास होना चाहिए और ना ही पार्लियामान के पास। देखें आज अगर 9 मई के वाक़यात को जवाज़ बना के आप एक पार्टी पे पाबंदी लगाना चाहते हैं तो फिर उन लोगों का क्या कसूर है कि जो लोग घर में बैठे थे, जो लोग किसी नज़रिए की बुनियाद पे उनका साथ दे रहे थे, किसी कमिटमेंट की वजह से या उनके मंशूर प्रोग्राम से मुतासर होके वो उस पार्टी की सपोर्ट कर रहे थे, क्या वो ज़्यादा तादाद में थे या जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात किए, तोड़ फोड़ की, जलाओ गिराव किया, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, जो गिरफ़्तार हो चुके, जिनके ट्रायल चल रहे हैं, वो हैं चंद हज़ार। तो क्या वो चंद हज़ार की गलती का खमियाजा उन करोड़ लोगों को होना चाहिए जो कि बाकी जो हैं पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या आम शहरी हैं? मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा जवाज़ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पे पाबंदी लगनी चाहिए। जी ठीक। लेकिन राजा मिर्वाज साहब हुकूमत ये कहती है, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं, वो भी पाबंदी के हामी हैं, अब वो वज़ीर दाखिला हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, वो भी कह रहे हैं जी तहरीक इंसाफ के लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होनी चाहिए। शारा रज़ा साहब हमारे प्रोग्राम में कल थी, वो कहती हैं हम तो पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं मानते तहरीक इंसाफ को। तो हुकूमत की बड़ी जमातों का तो मौक़िफ़ ये है आपके सामने है कि वो इलेक्शन के प्रोसेस से घबरा रहे हैं
उन्हें उनकी अपनी पार्टी वाले बता रहे हैं कि जनाब हमारे यहाँ तो कैंडिडेट्स मिलने मुश्किल हो गए हैं। फिर ये जो एक नई पार्टी बनी IPP, और वो बारे से हवा निकल चुकी है कि जनाब कोई इनका बड़ा ख्याल था कि शायद कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, तो बहुत बड़े कोई ऐसे नाम आ जाएंगे कि जो इलेक्शन जीत जाएंगे, वो भी ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा। अब जहाँ तक रह गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है और जो किसी भी पार्टी को डिफंक्ट करना है, उसके लिए आपके सामने एक ऑन साहब हैं, ऑन मोहम्मद हैं, उन्होंने जो हुकूमत के एडवाइजर हैं पटिशन फाइल की 184(3) की, वो उठा के वापस कर दी गई। लॉ ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम पार्टी को एविडेंस लाने के बारे में नहीं कहेगा, तब तक किसी किस्म की पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। माजी में ANP के खिलाफ ये जब वो नैब थी तो ये काम अमल हुआ था और वो फिर ANP के नाम से आ गई। तो दुनिया में आप अगर देखें तो बड़े सीरियस जो कंसर्न्स हैं वो यही है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात के साथ ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज हो रहे हैं, मीडिया के साथ जो ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन हो रही है, कस्टोडियल टॉर्चर की बातें हो रही हैं, फिर पॉलिटिकल जो एरिना है उसमें अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होते तो आप फिर आइसोलेशन में ये जो मुल्क के तमाम इंस्टेबिलिटीज हैं ये खत्म नहीं होंगी। और जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, अब आप बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते, आपने उनको सेटिस्फाई करना है। अभी भी आपसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। पहला क्वेश्चन होता है कि अपने हाउस को इन ऑर्डर लेके आइए, और हाउस को इन ऑर्डर लाने का मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसकी आपने हर तरीके से उसको पाबंद है कि उसको फॉलो करें। तो ये भले से सोच लें, ये भले से कानून बना लें किसी को और पार्टी को खत्म करने का, लेकिन मैं समझता हूँ कि ना अदालतें उसकी इजाजत देंगी, ना इस मुल्क की आवाम इतने आराम से इस बात की इजाजत दे दी जाएगी कि जी वन फाइन मॉर्निंग से गेट अप और पता लगे कि पार्टियां गालतम हो चुकी है। ऐसे सियासत और जमहूरियत और जो हमारा पार्लिमानी सिस्टम है, ऐसे पार्लिमानी सिस्टम नहीं चल सकता। फिर तो सीधा सीधा माशाल्लाह चल देगा। सही, मगर बात यह है ना राजू मरार साहब, आप एक कानून और आइन की बात करते हैं, इसी तरह पाशा साहब भी, लेकिन कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि अदालतों में हमने जजेस को अभी हाल ही में रोते देखा है कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें, हमारा फैसला तो मानना नहीं है, किसी को हम छोड़ते भी हैं उस पर अमल दरामद तो हुकूमत ने करना नहीं। सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सका तो निचली अदालतों का क्या होगा? अगर कोई मिसिंग पर्सन हो जाता है तो अदालत कहती है जी अच्छा उसको बाजियाब करें, वो फिर तारीख ही मिलती है। तो पाशा साहब, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फिर कौन कराएगा? पाकिस्तान की तारीख में कहा जाता है 1970 के इलेक्शन ही सिर्फ फ्री एंड फेयर थे, बात जो सबसे ज़्यादा फेयर कहे जाते हैं। उसके बाद हमने मुल्क को दो टुकड़े होते देखा, तो अब फर्क नहीं पड़ता। हमने हर इलेक्शन में कंट्रोवर्सी देखी है। शायद ज़्यादातर पार्टीज़ का ये ख्याल है, हुकूमती पार्टीज़ का, कि इस दफ़ा भी ऐसा हो जाए ना, एक पार्टी बीच में हो, क्या हो जाएगा जब हुकूमत में आकर बैठ जाएंगे तो उसके बाद देखी जाएगी। हर दफ़ा इसी तरह ही हुआ है। 2013 में आरओस का इलेक्शन कहा गया था, पीपल्स पार्टी को उस पर बड़े एतराज़ात थे, मगर फिर मामला चलता रहा। 2018 में भी हमने देखा, आज जो PDM की जमातें हुकूमत में, इन सबको एतराज़ था, मगर पार्लियामेंट में मामला चलता रहा। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इलेक्शंस जो हैं हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा वो बदनुमा दाग छोड़ के चले जाते हैं कि जिसको पूरे 5 साल जो अपोजिशन जो होती है वो पीटती रहती है। ये कोई इतनी अच्छी रवायात नहीं है, इन रवायात को ख़त्म होना चाहिए। और इस मुल्क की तकदीर बदलने का वाहिद हल इलेक्शंस हैं। इलेक्शंस अगर वेल इन टाइम हो और सही फेयर तरीके से हों और हुकूमतें आवाम की मंशा के मुताबिक हुकूमतें तब्दील हों तो इससे कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन इसको अब हम आइडियलाइज़ कर सकते हैं। इलेक्शन अब उनकी सेक्रेटरी हमेशा उस पर क्वेश्चन मार्क रहा है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, मैं भी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बेबसी का ये इज़हार कर सकते हैं कि इलेक्शंस को किस तरह फ्री एंड फेयर करवाया जा सकता है। इस पे ज़्यादा दारोमदार जो केयर टेकर सेटअप होता है उनका है कि उन्होंने किस तरीके से, आप देखें पाकिस्तान के मारूजी हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये एक यूनिक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई है कि जब इलेक्शन हो तो केयर टेकर सेटअप हो। बाकी दुनिया के किसी मुल्क में तकरीबन जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें ये नहीं है।
वही हुकूमत इलेक्शन कराती है जो इन पावर होती है, और अगर वो शिकस्त खा जाते हैं तो आराम से साइड पे हो जाते हैं और नई हुकूमत बन जाती है। लेकिन हमारे मुल्क के मारूजी हालात को मद्देनज़र रखते हुए और ये जो है वो ये क्लॉज रखी गई कि जो ऐसा सेटअप आएगा जिसको केयर टेकर कहते हैं, जो कि नॉन पॉलिटिकल होंगे, जिन लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ना वो होंगे और ये फेयर इलेक्शन कराएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी मौजूदगी में भी प्रॉपर फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। तो मैं तो समझता हूँ ये भी ख़त्म होनी चाहिए। अगर यही एतराज़ात इन पे लगने हैं तो वाई नॉट वो लोग जो कि इक़्तिदार में हैं वो ये बातें उनके ऊपर आ जाए, उन इल्ज़ामात उनको लगे और ये सिलसिला ही ख़त्म हो जाए। और एक और तजवीज़ मैं देता हूँ कि बेशक इसको देख लें जी, हमारे अंदर बसीयत कौम बर्दाश्त बहुत कम है, यादाश्त भी हमारी ठीक नहीं है। बर्दाश्त इसलिए कम है कि हम 3 साल या 2 साल गुजरने के बाद चेंज के बारे में सोचना शुरू कर जाते हैं और बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं कि ये जो हुकूमत है ये अपना वो सही नहीं चल पा रही और ये इनकी जो है वो गवर्नेंस ठीक नहीं है, दिस एंड दैट। तो मेरा ख्याल है कि ये 5 साल से कम करके 4 साल कर दिया जाए, शायद कोई इस तरह हो और 4 साल के बाद कथारसिस एक जो तसलसल के साथ 4-5 ऊपर नीचे इलेक्शंस हों तो जो अवाम है वो ऐसी करप्ट लीडरशिप जिस पे एतराज़ात होते हैं उनको खुद ही एलिमिनेट कर देगी। तो ये है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन ही वाहिद हल है इस मुल्क की बका के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और तमाम मामलात को आगे चलाने के लिए। यानी बर्दाश्त तो हमारे आ नहीं सकती, तो कम से कम मुद्दत ही कम कर दी जाए। अब उस पर भी ज़ाहिर है पहले ही हम देखते हैं, अब ये तो हुकूमत का काम है, पार्लियामेंट काम है, इस पर सोचे। आपकी तजवीज़ अच्छी है, लेकिन राजा मेहरबाज साहब जो हम देख रहे हैं, आपने भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कहा, हर पाकिस्तानी ख्वाहिश है, पाशा साहब भी फरमा रहे हैं, मगर अभी हमने देखा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, कराची में हमने मेयर के इलेक्शन देखे, फिर ये भी सुना कि जी इसी तरह के इलेक्शन हम पूरे मुल्क में देखेंगे। अभी कल गिलगित बल्तिस्तान में हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला का अब इंतखाब होना है, तो वहाँ भी सबको पता है कि मेजॉरिटी किसके पास है, लेकिन कुछ पता नहीं कि कौन वो इलेक्शन जीतेगा। बल्कि कहा जा रहा है कि अभी हाल ही की मिसालें देखें तो जो मेजॉरिटी जमात है, इन डेमोक्रेसी तो है कि जिसके पास मेजॉरिटी है वो हुकूमत बनाए, लेकिन हमने तसलसल ये देखा है पिछले कुछ अरसे में, कम से कम पिछले 1.5 साल में, कि मेजॉरिटी वाली जमात आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ तो जिसके पास मेजॉरिटी है वो हुकूमत नहीं बनाएगा, बाकी लोग मिलकर हुकूमत बना सकते हैं या मेजॉरिटी में से निकल कर कोई इधर आकर खड़ा हो जाएगा। यहाँ तो ये हो रहा है, तो कहाँ के फ्री एंड फेयर इलेक्शन? हेलो जी राजा साहब, मैं गिलगित बल्तिस्तान के वाले से जी सर फरमाइए। इसमें आवाम को भी अपना रोल प्ले करना होगा, क्योंकि आवाम भी अगर कीमे वाले नानों पे वोट देती रही है सारी जिंदगी, और आवाम भी अगर ये समझती है कि जी खांदा है से पर लांदा भी है, तो फिर देखिए ना, फिर तो जो अदारे होते हैं, ये जो सियासतदान होते हैं, वो इससे मजीद मिसयूज करते हैं इस चीज को। तो अब असल मैं समझता हूँ इसका हल फ्री एंड फेयर का यही है कि अवाम के पास किसी भी किस्म की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि वो किसी ऐसे इलेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे। आप सियासतदानों को छोड़ दें, अवाम कि जिसमें उनकी वोट की जो उनसी है बेहुरमती हो और वो जिससे वोट देना चाहें ना दे पाएं या चेंजेस हों। तो लेट्स सी कि ये आने वाले इंतखाबात मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख के एक बहुत इम्पोर्टेंट इंतखाबात हैं, जिसमें पाकिस्तान ने, क्योंकि पहले तो 2 पार्टीज होती थी, अब हमारे मुल्क में एक थर्ड पार्टी जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है उसका वजूद भी है। तो कोई इतनी वो बंदरबांट होनी मुमकिन नहीं है जिसका दुबई में बैठ के इन्होंने एक जिरगा बनाया हुआ है कि ये मेरा, ये तुम्हारा, ये उसका, ये सुबह फलाने का। तो लेट द डेट बी अनाउंस्ड, एक दफा इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, फिर आप देखेंगे कि अवाम की पार्टिसिपेशन भी डिफरेंट होगी और वो एक इलेक्शन मोड में आएंगे। और फिर ये इतना आसान पीडीएम के लिए नहीं होगा कि वो कानून साजी भी करें, रात को चेयरमैन सेनेट को जो से हैं वो प्रेसिडेंट हो, केयर टेकर, और वो ऑर्डिनेंस निकालने शुरू कर दें। इट इज नॉट दैट सिंपल। सो लेट्स वेट के इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए। ठीक। अच्छा पाशा साहब, आपने जिस तरह 4 साल की तजवीज़ दी है, एक और चीज़ फरमाइए, आपका इतना तजर्बा है कि ये जो हम हॉर्स ट्रेडिंग देख रहे हैं या एक जमात के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की जाती है, उसमें से कुछ लोग जाकर अलहदा हो जाते हैं,
इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहा गया था या इसको लोटाक्रेसी कहते हैं आम जुबान में हमारे यहाँ, इसको रोकने की लेजिस्लेशन भी हुई थी, मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोग अलग हो जाते हैं। यही जमातें आज हुकूमत में हैं, हमने सेनेट में इनके एतराज़ात देखे, जी हमने तो किसी को वोट डालने का कहा था लेकिन वो दूसरी तरफ हमारे लोग चले जाते हैं, हम एक्शन लेंगे लेकिन वो भी कुछ नहीं होता। तो इसका भी कोई इलाज नहीं हो सका कि पार्टी पर आप वोट लेते हैं और उसके बाद जाकर आप कहीं भी चले जाते हैं। देखिए उसामा साहब, आज हम बात कर रहे हैं और मेरे भाई राजा आमिर साहब बड़े शद्दोमत से एक बात कर रहे हैं और पीडीएम को कह रहे हैं जी कि बस उनके लिए मुश्किल होगा, उनके लिए ये होगा। ये नहीं सोच रहे कि 2018 में जब यही लोग वो जहाज़ पे आते थे और उस वक्त के जो रहनुमा थे एक पार्टी के, वो उनके गले में पटका डालते थे और आप और हम सब लोग बैठ के ये कह रहे होते थे कि ये क्या कर रहे हैं, और उस वक्त वो फरमाते थे कि ये इलेक्टेबल्स हैं और इलेक्टेबल्स के बगैर मैं नहीं चल सकता। और आज वही इलेक्टेबल्स वो कोई इस्तेकाम नामी पार्टी बन गई है, उधर चले गए हैं। उनको उस वक्त ये सोचना चाहिए था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, क्या उनको नहीं पता था कि उनकी हुकूमत को दवाम बख्शने के लिए किस किस ग्रुप को, किस किस पार्टी को उनके साथ मिलाया गया? आज क्या हुआ है, उन्हीं ने, जिन लोगों ने उनकी झोली में वो ताकत डाली थी, वो पार्टियां डाली थी, उन्होंने वहां से वो पार्टियां उठा के इधर डाल दी। अब कहते हैं जी देखें जी अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया गया। ये बात नहीं है, उस वक्त भी आप अकलियत में थे। अच्छा। उनकी वजह से आप अक्सरियत में आए। आज अगर उनकी वजह से ये अक्सरियत में आ गए हैं, आपको एतराज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि आप वाहिद एक जो पहली अदम एतमाद मंजूर हुई है, आप एक आईनी तरीक़ाकार से आपको बाहर निकाला गया और फिर आपने सबसे बड़ी ज़्यादती की इस मुल्क के साथ और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कि आपने कौमी असम्बली से इन बल्क इस्तीफ़े दे दिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको असम्बली के अंदर रह के एक बेहतरीन अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए था। इतनी बड़ी तादाद में आपके MNAs थे, जितनी आसानी से अब हुकूमत कानून साजी कर रही है, इतनी आसानी से वो ना कर पाते। लेकिन आपने यही समझा कि आई एम बॉर्न लीडर, मैं सिर्फ इक़्तिदार के लिए बना हूँ, मुझे वजारत उज़्मी चाहिए, अगर वो नहीं मिलती तो फिर मैं असम्बली में मेरे बैठने का जवाब नहीं है। ये है वो गलती, ये है वो सोच जिसको ख़त्म करना है हमने। क्या ये सारी बातें सच्ची नहीं है? क्या उनको इक़्तिदार जिस तरह दिया गया वो हमारे सामने नहीं दिया गया? उनकी अक़लियत को अक्सरियत में नहीं बदला गया? आज वही चीज अगर उनके साथ हुई है तो ये नए आने वालों को लिए भी एक सबक है कि वो इन लोगों को, इन लोटों को ओन ना करें। अगर वो इन लोगों को ओन करेंगे तो कल फिर तारीख दोहराएगी। तो ये सिलसिला चलती रहेगा। इनको अगर नफी करनी है, इनको सिस्टम से निकालना है, तो फिर अपने अंदर इतनी मजबूती लेकर आए और सोचें कि आप इनके बगैर चल सकते हैं, आप हुकूमत इनके बगैर कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही। पाशा साहब, मैं इस पर राजा साहब अगर आप कमेंट करना चाहिए, इसका जवाब दें मुख्तसरन, क्योंकि मुझे फिर प्रोग्राम क्लोजिंग से पहले एक बड़ा अहम इशू है, उस पर भी बात करनी होगी। जी जी, लोटों का जो ये सारा एक सीन सामने आया, तो पाशा साहब के इल्म में होगा कि जब ये 36 सीटों का इलेक्शन हुआ, ये लोटे काफी पंजाब में इलेक्शन लड़े, जिसमें ये जो IPP के चीफ हैं ये भी थे और इनके आसपास के लोग इनके नॉमिनीज थे, और 35-36 सीटों में से 30 PTI जीत गई। और नंबर 2 जो पाशा साहब कह रहे हैं कि जी राजा आमिर साहब अभी ये बात कर रहे हैं बड़े जोरों शोर से और 2018 के इलेक्शन की बात नहीं कर रहे। 2018 के भी 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद इनकी सीटें PTI की मजीद कम की गई थी। और नंबर 2 बात यह है कि राजा आमिर अगर इस वक्त आपके शो में है तो वो एज ए माहिर कानून या एज ए जिसको कहते हैं तज्जियाकार है, वो बार काउंसिल की नुमाइंदगी या चेयरमैन के तौर पे नहीं बैठा हुआ। और मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि चेयरमैन को किसी पार्टी के हक में या मुखालिफ इस किस्म की बात पाकिस्तान बार काउंसिल को न्यूट्रल होना चाहिए। उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन। जस्ट लेट मी कंप्लीट पाशा साहब।
आपने अगर न्यूट्रल बात की होती तो मुझे ये कहने की जरूरत ना आती। आप तो 2018 आप न्यूट्रल नहीं है, आप किसी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये गालिबन यही वजह है कि आप अभी अपने जो इजलास की बात कर रहे थे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बार के सदर या लाहौर के सदर ने पार्टिसिपेट नहीं की, क्योंकि गालिबन आपका रवैया इसी किस्म का रहा कि जी न्यूट्रल नहीं रहना। तो माई एडवाइस एज ए मेंबर वुड बी कि पाकिस्तान बार काउंसिल को एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप जब बैठे हो तो प्लीज न्यूट्रल होके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरीके से देखिए। ये मत कहिए कि उसने तो सिर्फ बादशाह ही बनना था, उसने तो सिर्फ किंग ही बनना था। वो जो 4 दफा किंग बन चुका है उसका भी जिक्र कर ले, जो चौथी ख्वाहिश भी पूरी करना चाह रहा है अपनी, तो इसको बैलेंस करें। ठीक ठीक ठीक, मेरे पास चुके टाइम खत्म हो गया। हम उसको कंधों पे नहीं उठा के, ठीक है, ये आपकी गलतफहमी है, हम उसको कंधों पे नहीं उठा के ला रहे और ना हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक है। पाशा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे साथ थे और जनाब राजा मिरबाज साहब माहिर कानून हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, आएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, है वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।